नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ऋषिकेश से आ रही है, जहां पर एम्स के मेडिकल वेस्ट में भीषण आग लगी है। आग लगने से मरीजों में हड़कंप मचा है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको ऋषिकेश से दे रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश एम्स में आग लगी है। एम्स में मेडिकल वेस्ट में ये भीषण आग लगी है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको ऋषिकेश से दे रहे हैं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि आपको बता दें कि दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एम्स में मेडिकल वेस्ट में ये भीषण आग लगी है। तो ऋषिकेश एम्स में मेडिकल वेस्ट में भीषण आग लगी है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको ऋषिकेश से दे रहे हैं, जहां पर एम्स के मेडिकल वेस्ट में आग लगी है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको ऋषिकेश से दे रहे हैं, जहां पर एम्स के मेडिकल वेस्ट में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है और हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट थे उनमें हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कितना नुकसान हुआ है अभी तक अंदाजा नहीं लगाया है और आग लगने के कारणों का भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। एम्स के मेडिकल वेस्ट में ये भीषण आग लगी है। ये बड़ी अपडेट हम आपको ऋषिकेश से दे रहे हैं, जहां पर एम्स के मेडिकल वेस्ट में ये भीषण आग लगी है। आप इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नीरज गोयल फोन लाइन पर जुड़े हैं। नीरज, किन कारणों की वजह से ये आग लगी है और कितना नुकसान हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं, ये आज दोपहर 3 बजे की घटना है। 3 बजे करीबन लगा जो है एम्स परिसर में जो है कुछ गत्ते के डब्बे और पेटियां पड़ी हुई थी और कुछ वेस्टेज सामान भी पड़ा हुआ था, जिसमें व्हील चेयर वगैरह भी थी। उसमें अचानक आग लगने की जो है घटना जो है सिक्योरिटी गार्ड द्वारा एम्स प्रशासन को दी गई। तो काफी अफरा तफरी मच गई। जो वहाँ मरीज होते हैं उनमें भी भगदड़ मच गई थी। तो एम्स प्रशासन ने जो है तुरंत ही मामले को गंभीरता से लेते हुए जो है एम्स के जितने भी कर्मचारी थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने आग बुझाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की। और वहीं पर थोड़ी दूर भरत बिहार में जो है फायर ब्रिगेड की जो है कैंप भी लगा हुआ था, जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई थी। उनको तुरंत सूचित कर दिया गया। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर एम्स में आग पर काबू पा लिया गया है। जब हमारी एम्स के जो पीआरओ हैं हरीश तबलाल, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि समय रहते ही आग पे काबू पा लिया, सिर्फ कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ गत्ते की पेटियां कुछ जली हैं और बड़ा हादसा हो सकता था अगर समय रहते सूचना नहीं मिल पाती तो। जी जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो राहत की बात यह है कि इसमें किसी की हताहत होने की खबर भी नहीं है और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर कोविड के मामलों को बढ़ता देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। नैनीताल जिले को 8 सेक्टर में बांटा गया है। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से हर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ दिया जाए। प्रशासन की तरफ से लगातार कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। तो ये हल्द्वानी को आपको बता दें कि 8 सेक्टर्स में बांटा गया है। कोविड के देखते हुए जिस हिसाब से कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है, प्रशासन की तरफ से हर वो कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड के मामलों को बढ़ता हुआ देखकर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। नैनीताल जिले को 8 सेक्टर्स में बांटा गया है और मास्क की अनिवार्यता को
सुनिश्चित कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इंडिया न्यूज ये अपील करता है कि कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें और एक अच्छे और सभ्य नागरिक होने के अपनी भागीदारी को सुनिश्चित जरूर करें। तो जिस हिसाब से कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है आए दिन, तो प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। इसी के चलते नैनीताल जिले को 8 सेक्टर्स में बांटा गया है। तो हर वो कदम प्रशासन की तरफ से उठाई जा रही है ताकि इस कोरोना को चेन को जो है तोड़ दिया जाए, इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सामने आ रही, जिसकी वजह से आए दिन कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नैनीताल की बात करें तो प्रशासन ने नैनीताल जिले को 8 सेक्टर्स में बांटा गया है ताकि वहां पर जो है नैनीताल जिले में कोरोना की चेन को तोड़ दिया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी और जिलाधिकारी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आज हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर जन शताब्दी एक्सप्रेस के 41 यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया। इसके साथ ही यात्रियों को हिदायत दी गई कि वो रिपोर्ट आने तक अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रहे। SMO ने यात्रियों को शासन द्वारा जारी एडवाइजरी की जानकारी दी और मास्क के प्रयोग और सामाजिक दूरी के प्रति जागरूक भी किया। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक भविष्य में इस प्रकार की सैंपलिंग सभी रेलवे स्टेशन पर जारी रहेगी। देखिए, शासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन आ रही है और हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है, जिसमें मास्क को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और 100 के अंतर्गत ही हमें किसी भी स्थान पर से अधिक भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, जिसके लिए लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। परमिशन के लिए लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है कि आप बिना परमिशन के कोई भी भीड़ इकट्ठी मत करें और कोविड नियमों के अंतर्गत ही परमिशन भी जो की जा रही है वो उसके अंतर्गत की जा रही है। और मास्क को लेकर कुछ चालान के प्रावधान जो किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हमारे यहाँ तहसीलदार मैडम को बनाया गया है, उनको भी इस संबंध में डायरेक्शन दिया गया है। पुलिस भी हमारी, सारे लोग मिलकर पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करते हुए और कोविड नियमों का पालन करने का लगातार संदेश दे रहे हैं। देखिए, शासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन आ रही है और हमारे जिलाधिकारी महोदय। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से आ रही है, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सीएम के डॉक्टर NS बिष्ट ने इस हेल्थ बुलेटिन का जारी किया है। आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि रावत कोरोना की चपेट में आई हैं। सूखी खांसी की शिकायत के बाद कोरोना जांच करवाया था, जिसके बाद से वो कोरोना की चपेट में आई है। डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा है, ये कहना है डॉक्टर्स का। लेकिन वहीं दूसरी ओर सीएम तीरथ की रावत सामान्य खांसी की शिकायत होने पर आज देर शाम डॉक्टर रश्मि रावत धर्मपत्नी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का भी कोरोना टेस्ट कराया गया, जो कि पॉजिटिव आया है। उनमें अभी बाकी कोई लक्षण नहीं, उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। उनके सभी पैरामीटर स्थिर हैं। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा, जल्दी ही वह हम सबके बीच में। उधर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के 2 साल चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। बुधवार को मसूरी राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में एसोसिएशन के महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसको लेकर सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ था, जो कि शाम को 3 बजे तक चला। महामंत्री पद पर जगजीत कुकरेजा और भरत कुमाई के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, जिसमें जगजीत कुकरेजा ने 140 मतों से विजय हासिल की। तो वहीं कोषाध्यक्ष पद में नागेंद्र उनियाल ने राजेश गोयल को 207 मतों से हराया। जब एक परिवार में कहीं 2 भाई होते हैं तो कुछ नाराजगी भी होती है और चुनाव में थोड़ी बहुत मनमुटाव भी होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो जीते हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं और जो हार भी गए हैं वो हमारे भाई हैं, तो उनको भी हम साथ में लेके व्यापार मंडल में आगे बढ़ेंगे। और चुनौतियां भी बढ़ गई हैं क्योंकि अब जनता ने बड़े विश्वास से हमें जिताया है, तो हमारे पे जिम्मेदारी भी दुगनी है और हम अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और व्यापार मंडल को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नतियों पर ले जाएंगे। देखिए, आज हमारे कार्यकाल को 12 साल पूरे हुए। हम 7वीं बार नई पारी में जा रहे हैं
व्यापारियों की सेवा के लिए जा रहे हैं और इसका पूरा का श्रेय जाता है वो व्यापारी वर्ग को जाता है। व्यापारी वर्ग ने हम पे इतना विश्वास जताया, इसलिए व्यापारियों के बहुत बहुत आभारी हैं और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में अगले 2 सालों में अपना 14 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए हम व्यापारियों के लिए वो काम करेंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं। पढ़ना शुरू हो गया था, 3 बजे तक वोट पड़ा। 17 वोट एक प्रत्याशी को, 18 वोट एक प्रत्याशी को इनवैलिड निकले हैं। 140 वोट से भाई जगजीत को घोषित किया गया जीता हुआ और 207 वोट से मुनियाल जी को जीता हुआ घोषित किया। उत्तरकाशी में समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित गरतांग गली का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नायाब इंजीनियरिंग का नमूना और भारत तिब्बत व्यापार का गवाह रहा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में शुमार ये विश्व धरोहर गरतांग गली का जल्द ही पर्यटक फिर से दीदार कर सकेंगे। उत्तरकाशी जिले के जाट गंगा घाटी में स्थित सीढ़ीनुमा ये मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक मार्गों में शामिल है, जो संरक्षण के अभाव से अपना अस्तित्व खोता रहा था। लेकिन अब सरकार करीब 64 लाख रुपए की लागत से गरतांग गली का पुनर्निर्माण करा रही है, जिससे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। दरअसल लोक निर्माण विभाग की ओर से करीब 64 लाख रुपए की लागत से 150 मीटर लंबी गरतांग गली का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। खराब हो चुकी लकड़ी और लोहे का बदलकर रास्ता बनाया जा रहा है। डीएम मयूर दीक्षित का कहना है कि भारत तिब्बत व्यापार का जीता जागता गवाह रहा गरतांग गली पर लोक निर्माण विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है, जो आने वाले समय में एडवेंचर टूरिज्म और इतिहास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। गरतांग गली जो हमारा भैरव घाटी से आगे पुराना मार्ग है, जिसको पुराने व्यापारी यूज़ करते थे, उसको जीर्ण शीर्ण अवस्था से सुधारने के लिए और एक एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने पैसे प्रस्तावित किए थे, जिसमें करीबन 60-65 लाख का कार्य है ये। और ये कार्य मई अंत या जून अंत तक पूर्ण करने की हमारा प्रयास है, ताकि पर्यटकों को भी और वहाँ पे आसपास एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। इसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्य किया जा रहा है और कार्य की गुणवत्ता, और क्योंकि कार्य काफ़ी हाई रिस्क एरिया का है, टफ है काम करना, तो उसका भी पूरा हम पालन कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मसूरी की, जहां पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। तो मसूरी का पूरा मामला, जहां पर कार अनियंत्रित होकर जो इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऋषिकेश में बुधवार देर रात देहरादून से आई आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 दुकानों में छापेमारी की। छापा मारने के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने 3 दुकानों से शराब की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी भनक स्थानीय आबकारी महकमे और पुलिस को नहीं लग पाई। शराब की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। 31 मार्च को बिक्री के पश्चात स्टॉक लेने की प्रक्रिया जारी है और हम लोग सभी दुकानों में स्टॉक ले रहे हैं। अभी यहाँ पर भी हम स्टॉक लेने के लिए आए हुए हैं टीम के साथ। स्टॉक लिया जा रहा है। बुलाया गया है तब आप आए? नहीं, हम और दुकानों में ले रहे थे ना। तो कितना स्टॉक आपके अभी गणना नहीं की है, गणना की जा रही है। चलिए बात करते हैं अब टिहरी की, जहां पर एक घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है और घर में जो है सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने हालांकि आग पर काबू पाया है। राजस्व विभाग की टीम ने घटना का दौरा किया। कंडीसोर थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आग लगने के कारणों का अभी तक फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन घर में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। पौड़ी में भी अब कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। इंद्रेश हॉस्पिटल के डॉक्टर ही खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सभी मेडिकल ऑफिसर्स को निर्देश
कर दिया जा रहा है कि वो कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाए। इसके साथ ही जनपद से लगी सीमाओं पर भी अधिक चौकसी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इन स्थानों पर चेक पोस्ट बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की टेस्टिंग कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो कोरोना को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तो वहीं पौड़ी में भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है। वहीं देहरादून में वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन लाल ढाक चिल्लरखाल कोटद्वार मोटर मार्ग के निर्माण का आदेश जारी किया गया। लंबे समय से इस मोटर मार्ग को लेकर अदालत ने से शासन तक जद्दोजहद जारी थी। पाखोरा में निर्माणाधीन टाइगर बाड़े को भी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस टाइगर बाड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को एक नई पहचान दिलाएगा। वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि इस टाइगर बाड़े के निर्माण से कोटद्वार नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार पर्यटन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन कोटद्वार के ट्रचिंग ग्राउंड के लिए भी वन भूमि गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तांतरित की गई। कदम है क्योंकि पूरे आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लोग इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे थे और ये मोटर मार्ग गढ़वाल को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है और इससे कोटद्वार की दूरी हरिद्वार के बीच में लगभग 45 किलोमीटर कम हो जाएगी। सिर्फ 11 किलोमीटर बनने के बाद कोटद्वार की दूरी हरिद्वार से 11 किलोमीटर कम हो जाएगी, 45 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके लिए पहले भी हमने प्रयास किया, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी में जाने के बाद फिर नए सिरे से हमको इसके सड़क के निर्माण को लेकर काम करना पड़ा। हल्द्वानी ट्रचिंग ग्राउंड में आग फिर से धधक उठी है। हल्द्वानी का एक बड़ा हिस्सा भी इससे प्रभावित हुआ है। हल्द्वानी ट्रचिंग ग्राउंड पिछले कई दिनों से धधक रहा है, लेकिन प्रशासन नगर निगम आग बुझाने और फैले धुएं से जनता को राहत दिलाने में नाकाम है। ट्रचिंग ग्राउंड से उठने वाले धुएं से एक तरफ बीमारियों के फैलने का खतरा मंडराने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ वन संपदा को भी भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हल्द्वानी शहर की आधी आबादी ट्रचिंग ग्राउंड से लगी आग से प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार और नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जिस तरीके से पूरा उत्तराखंड आज जंगलों की आग से जूझ रहा है और ये जो कूड़े की आग आपके सामने दिखाई दे रही है ट्रचिंग ग्राउंड की, ये आग जो यहाँ पर सरकारें लगा रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है? नगर निगम ये कूड़ा यहाँ डालता है, इसकी भी ठेकेदारी होती है नगर निगम के द्वारा। जो कूड़े में आग लगाई जाती है, इसमें भी बहुत बड़ा रोल यहाँ के नगर निगम का है। ये कूड़ा आग लगा के यहाँ जो कूड़ा बनाई करने वाले आते हैं, ये यहाँ के नगर निगम के ठेकेदार हैं। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ की सरकार कोई रुझान नहीं ले रही है उन गरीब वासियों के लिए, जिसकी वजह से काफी लोग मर चुके हैं इस बीमारी की वजह से। ये धुआं का रुख अभी इस तरफ है, जब ये धुएं का रुख आबादी तरफ पलटेगा तो यही गंदगी का धुआं इस गरीब जनता के घरों में जाता है और आदमी इससे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू हो गया है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों पर संतों ने नाराजगी जाहिर की है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि कोरोना बीमारी क्या धार्मिक आयोजन देखकर आती है और जब राजनीतिक चुनाव या रैलियां होती है तो वहां पर कोरोना क्यों नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि निरंतर चुनाव हो रहे हैं। पहले कोरोना काल में बिहार चुनाव संपन्न हुआ और अब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहां पर कोरोना की पाबंदी नहीं लगाई गई है, जबकि 12 साल में एक बार आने वाले आस्था और धर्म के इस पर्व कुंभ मेले में तरह तरह की रोक लगाई जा रही है। जब एक देश है और एक ही रोग है तो दो तरह के मापदंड केंद्र सरकार और राज्य सरकार आखिर क्यों अपना रही है। उधर बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भारी संख्या में लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं। बाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि पहले लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी डर बना हुआ था, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं।
पूरा खाना 1 अप्रैल से सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस दी हैं कि 1 अप्रैल से आपके 45 साल से जो भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या महिला हो, बीमार हो या नहीं हो, उसको टीका लगाया जाएगा। और इसमें गर्भवती माताएं, स्तनपान करने वाली महिलाएं, या जिसको बुखार आ रहा हो और या जो एस्पिरिन ले रहा हो, ब्लड थिनर ले रहा हो, या जो अभी हाल में कोरोना पॉजिटिव आया हो लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई हो, उसको कोरोना टीका नहीं लगेगा। बाकी सबको 45 साल से ऊपर। एसओपी जारी होने के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने उत्तराखंड की सभी सीमाओं का निरीक्षण किया। सीमाओं पर बनाए गए कोविड-19 सेंटरों की भी जांच की। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने सभी सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। सभी यात्रियों को बिना कोविड जांच के उत्तराखंड में एंट्री न देने पर भी आदेश दिया है। उत्तराखंड प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एसओपी के बाद सीमाओं पर किसी भी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर सहित जिलाधिकारी, एसएसपी और कई अधिकारियों ने के साथ सीमाओं का निरीक्षण शुरू कर दिया है। आज से जो कुंभ मेला नोटिफिकेशन है ये लागू हो गया है और जो आने वाले आगंतुक है उनके लिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो भी जारी की गई है। इसके अनुसार प्रत्येक जो श्रद्धालु यहाँ पे कुंभ मेला क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए 72 घंटे पहले RT-PCR कराया जाना आवश्यक है। तो इसी के संबंध में जो रेलवे स्टेशन है, हमारे तमाम जो ISBT के बस स्टेशन हैं और जो बाई रोड आ रहे हैं जो बसेस से और 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से, तो उनके लिए हमारा जो बॉर्डर है, नासन बॉर्डर है और अन्य हमारे नजीबाबाद का बॉर्डर है, मंडावर का बॉर्डर है आपके, तो इन सब जगह पे जो बेसिक सुविधाएं हैं, क्योंकि प्रत्येक यात्री, प्रत्येक बस जो आएगी उसमें जो RT-PCR के जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको चेक करने में और जो रजिस्ट्रेशन है उनके यात्रियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया नहीं किया गया, इन सब चीज़ों को चेक करते समय जो यात्री को रुकने की व्यवस्था है उसमें पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है और अन्य जो भी यात्री सुविधा है ये तो उसका निरीक्षण किया जा रहा है। देवभूमि लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।